हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 विज्ञान विषय की नई पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय नंबर 2 अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन के समस्त अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपके अध्याय नंबर 1 के समस्त प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी सामाजिक विज्ञान, गणित और हिंदी विषय की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय नंबर 2 के पहले पार्ट के भीतर दिए गए, उसके बाद हम अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी से जानेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें कि हमारे चैनल पर आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी गई। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं पेज संख्या 7 पर दिए गए प्रश्न की। इसकी बात करते हैं, पेज संख्या 7 पर दिए गए प्रश्न की हम बात करते हैं। देखो, पेज संख्या 7 पर एक प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान मेले में प्रवेश पर श्वेत कागज पाने के बाद उस पर द्रव के छिड़काव से संदेश स्पष्ट क्यों हुआ। विज्ञान मेले के अंदर जब सभी विद्यार्थी प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें एक श्वेत रंग का क्या दिया गया, श्वेत रंग का एक यानी सफेद रंग का एक कागज दिया गया। और जब उस सफेद रंग के कागज पर एक द्रव का, एक लिक्विड का छिड़काव किया गया तो जो कागज के ऊपर संदेश लिखा गया था वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उससे पहले वो दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। ऐसा क्यों हुआ वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखें इसका उत्तर कि श्वेत कागज पर द्रव पदार्थ छिड़कने पर कागज के ऊपर जो छुपा हुआ संदेश था वो इसलिए स्पष्ट हुआ, इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उसमें संकेतक यानी सूचक का उपयोग हुआ था। यानी इस नाम को लिखने के अंदर किसका उपयोग हुआ था? नाम को लिखने में एक संकेतक, सूचक यानी इंडिकेटर्स का उपयोग हुआ था, है ना। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ अलग अलग प्रतिक्रिया या रंग परिवर्तन को दिखाते हैं। तो जब विद्यार्थियों ने विज्ञान मेले में प्रवेश किया तो उन्हें एक श्वेत रंग का कागज दिया गया था। उन पर कुछ चीज लिखी गई थी लेकिन वो उस समय दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही विद्यार्थियों ने मेले में जाकर उस पर एक द्रव पदार्थ का छिड़काव किया तो कागज के ऊपर जो मैसेज लिखा गया था वो दिखाई देने लग गया। क्यों? क्योंकि जो यहां पर जो ये बधाई संदेश है इसको लिखने के अंदर किसी संकेतक का उपयोग किया गया था, सूचक का। और सूचक वे पदार्थ होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो अम्ल और क्षारक के साथ अलग अलग परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक, इस सूचक के छिड़काव की वजह से जो मैसेज था वो आपको दिखाई देने लग गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेज संख्या 10 पर एक प्रश्न दिया गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि लाल और नीले लिटमस पत्र की पट्टियां किस पदार्थ से बनी है। यानी लिटमस पत्र की जो पट्टियां होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है वो बताना है। और जब इन पट्टियों के ऊपर कुछ प्रतिदर्शों यानी कुछ नमूने की बूंदें डाली जाती है तो इनका रंग क्यों बदल जाता है। देखो यहां पर चित्र के अंदर और अच्छे से समझो कि देखो, नीला और लाल लिटमस पत्र ये बनते किससे हैं? तो ये दोनों बनते हैं आपके, वो बनते हैं लाइकेन नामक प्राकृतिक पदार्थ से। किससे बनते हैं? लाइकेन नामक प्राकृतिक पदार्थ से आपके नीला और लाल लिटमस पत्र दोनों चीजें बनती है। जो आपका अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन नीले लिटमस को किसमें बदल देता है? लाल के अंदर। देखो यहां पर चित्र के अंदर जो आपका अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन क्या करेगा? अम्लीय विलयन है वो नीले लिटमस को लाल करेगा, जबकि क्षारीय विलयन क्या करेगा? क्षारीय विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। जबकि जो उदासीन विलयन है
उसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहां पर हमने क्या जाना कि नीला और लाल लिटमस पत्र लाइकेन नामक प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक पदार्थ से बनता है, और जो आपका लिटमस पेपर है ये अम्ल, क्षारक और आपके उदासीन तीनों के साथ अलग अलग प्रभाव दर्शाता है। लिटमस जो आपका अम्लीय विलयन है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देगा, और जो उदासीन विलयन होता है वो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है। इसीलिए जब प्रतिदर्शी की कुछ बूंदे लिटमस पेपर के ऊपर डाली जाती है तो उस प्रतिदर्शी के नमूने के अनुसार विलयन का रंग या लिटमस पेपर का जो रंग है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। यदि अम्लीय विलयन है तो अलग रंग दिखाई देगा, क्षारीय विलयन है तो अलग रंग दिखाई देगा, और यदि उदासीन विलयन है तो कोई प्रभाव दिखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 3 जो पेज संख्या 11 पर दिया गया है। यदि हमारे पास लिटमस पेपर है वो उपलब्ध नहीं है, कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि प्रयोगशाला के अंदर आपके पास लिटमस पेपर अवेलेबल ही नहीं हो, तो क्या ऐसे और कोई अन्य प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम अम्ल और क्षार सूचक के रूप में, यानी अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए उनका उपयोग हम कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास लिटमस पेपर अवेलेबल ही नहीं हो, तो क्या कोई ऐसे प्राकृतिक पदार्थ है जिनकी मदद से हम अम्ल, क्षारक और उदासीन विलयन की पहचान कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, लिटमस पेपर के अलावा भी ऐसे कई सारे प्राकृतिक पदार्थ है जो अम्ल क्षार सूचक के गुण क्या करते हैं, अम्ल और क्षार सूचक के गुण प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे लाल गुलाब, लाल गुड़हल, हल्दी, प्याज, वेनिला, ये कुछ वो पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ जो आपके अम्ल और क्षारक के साथ में क्या कर सकते हैं, अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। जैसे यहां पर चित्र के अंदर देखो, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। चित्र के अंदर जैसे हल्दी को बताया गया है, लाल गुड़हल को बताया गया है, इसके बाद लाल गुलाब को बताया गया है, गुलाब के अर्क को बताया गया है। ये सभी अम्ल और क्षारक के विलयन के साथ अलग अलग रंग को दिखाते हैं। तो यदि हमारे पास लिटमस पेपर हाजिर नहीं है तो उस स्थिति में हम दूसरे सूचकों का उपयोग भी क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेज संख्या 16 पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ मिलाने पर परिवर्तित हो जाती है? क्या कह रहा है, क्या कोई ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के साथ परिवर्तित हो जाती है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय दोनों माध्यम में बदल जाती है, और ऐसे सूचक को क्या कहते हैं, ऐसे सूचक को कहते हैं घ्राण सूचक। क्या कहते हैं, ऐसे सूचक को कहते हैं घ्राण सूचक पदार्थ। जैसे यहां पर देखो परिभाषा भी लिखी गई है, परिभाषा लिखी गई है कि वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहते हैं घ्राणीय सूचक। जैसे प्याज का अर्क, वेनिला का सार यानी वेनिला का तेल और लौंग का तेल, इनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम के साथ बदल जाती है। जैसे प्याज का अर्क है, अम्लीय माध्यम में इसकी गंध नहीं बदलती है, लेकिन सार के साथ प्याज की जो गंध होती है वो गायब हो जाती है। वही वेनिला की गंध अम्लीय माध्यम में मीठी बनी रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में मीठी गंध गायब हो जाती है। फिर लौंग का तेल अम्लीय माध्यम में लौंग की विशिष्ट गंध बनी रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में लौंग की जो गंध है वो गायब हो जाती है। तो ये वो पदार्थ है जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों अभ्यास प्रश्नों की, जो पाठ के पीछे महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर दिए गए हैं। देखें पहला प्रश्न, एक विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा सिरका। क्या होगा, वो होगा आपका सिरका। देखो सीधी सी बात है, जो आपका सार होता है ना, जो सार होता है वो क्या करता है, वो लाल लिटमस को नीले में बदलता है। लाल लिटमस को किसमें बदलता है, नीले में। अब प्रश्न ये कह रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो नीले को वापिस लाल कर देगा। तो नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। और इसमें से अम्लीय पदार्थ कौन सा है, अम्लीय पदार्थ है वो आपका सिरका है। कौन सा है, सिरका है आपका। वो कौन सा पदार्थ है, वो आपका अम्लीय पदार्थ है। इस वजह से ये वापिस नीले लिटमस को किसमें बदल देगा, लाल के अंदर बदल देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आपको क, ख और ग 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, परंतु आप नहीं जानते कि इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा सारीय है और कौन सा उदासीन है। देखो यहां पर 3 विलयन है, क, ख और ग। हमें यह नहीं पता कौन सा अम्लीय है, कौन सा सारीय है और कौन सा उदासीन है। विलयन क में लाल लिटमस विलयन की कुछ बूंद डालने पर वह नीला हो जाता है। तो देखो लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब पहला विलयन कौन सा हो गया, सारीय हो गया। दूसरा देखो, जब हल्दी के विलयन की कुछ बूंदे विलयन ख में डाली जाती है तो वह लाल हो जाता है। तो हल्दी की कुछ बूंदे जब ख के अंदर डालते हैं तो हल्दी का रंग कैसा हो रहा है, तो यहां पर इस विलयन का रंग लाल हो रहा है, तो ये भी कैसा है, सारीय है। तीसरा, अंत में विलयन में ग के अंदर गुलाब के अर्क की कुछ बूंदे डालने पर वह हरा हो जाता है। विलयन ग में जब हम गुलाब के अर्क की कुछ बूंदे डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा। तो बताइए कि क, ख और ग की प्रकृति क्या होगी। तो देखो तीनों की प्रकृति कैसी है, सारीय है। पहले में क्या था कि हम जब लाल लिटमस को डाल रहे हैं तो लाल लिटमस को डालने पर लिटमस का रंग कैसा हो रहा है, नीला। हमें पता है कि जो सार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। दूसरे विलयन में जब अब हल्दी की कुछ बूंद डालते हैं तो हल्दी का बूंद डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, लाल। इसका मतलब ये भी कौन सा विलयन है, सारीय। तीसरे के अंदर जब गुलाब के जल की कुछ बूंदे डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा। इसका मतलब ये भी कौन सा विलयन है, ये भी आपका सारीय विलयन है। तो क, ख और ग तीनों के तीनों आपको कौन से विलयन है, तीनों के तीनों आपको सारीय विलयन है। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, 3 चित्र है, 2.13, 2.14 और 2.15। इनका अवलोकन करके उनका विश्लेषण कीजिए। इनमें लाल गुलाब के अर्क में भिगोई हुई कागज की पट्टियों का उपयोग किया गया है। ये 3 विलयन है, विलयन क, विलयन ख, विलयन ग। तीनों के अंदर गुलाब जल के अर्क में भिगोई गई कागज की पट्टी का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रत्येक पात्र में आपको विलयन की प्रकृति को नामांकित करना है ना। प्रत्येक विलयन में आपको विलयन की प्रकृति बतानी है। देखो पहले चित्र के अंदर देखो विलयन का रंग कैसा हुआ है, हरा हो गया है। कागज की जो पट्टी है उसका रंग कैसा हो गया है, उसका लाल रंग है वो हरा हो गया है। इसका मतलब ये कौन सा विलयन है, तो यहां पर जो विलयन है वो है आपका सारीय विलयन। कौन सा विलयन है, सारीय विलयन। दूसरे के अंदर देखो रंग वैसा का वैसा ही है, यानी रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। और जब रंग में परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब ये कौन सा विलयन है, ये आपका उदासीन विलयन है। कौन सा विलयन है, ये आपका जो विलयन है वो आपका उदासीन विलयन है। 1 मिनट में सही लिख लेता हूं। ये कौन सा विलयन होगा आपका, ये होगा आपका उदासीन विलयन। और तीसरे विलयन में क्या हो रहा है, यहां पर जो देखो रंग है वो कैसा हो रहा है, लाल। और रंग लाल हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा विलयन है, ये आपका अम्लीय विलयन है। कौन सा विलयन है, अम्लीय। ये आपकी पुस्तक के अंदर एक सारणी भी बताई गई है कि जो लाल गुलाब का अर्क होता है
वो यदि हरा हो रहा है इसका मतलब वो विलयन सारीय है, यदि रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा इसका मतलब वो उदासीन विलयन है, और यदि रंग लाल हो रहा है इसका मतलब वो कौन सा विलयन है, वो आपका अम्लीय विलयन है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आगे देखो चौथा प्रश्न, प्रयोगशाला में एक द्रव प्रतिदर्श का परीक्षण विभिन्न सूचकों का उपयोग करके किया गया। परीक्षणों के आधार पर द्रव की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति की पहचान करनी है और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। देखो यहां पर सूचक कौन सा है, लाल लिटमस, और यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। सूचक कौन सा है, लाल लिटमस है, और जब किसको किसी द्रव के अंदर डुबोया जाता है किसी विलयन के अंदर तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक मिनट, है ना। देखो लाल लिटमस को यदि उस द्रव के अंदर डुबाया जा रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर वो द्रव कौन सा होगा, वहां पर जो द्रव है वो आपका अम्लीय होगा। देखो लाल लिटमस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जब नीले लिटमस को उस विलयन में डुबो रहे हैं तो नीला लिटमस किसमें बदल रहा है, लाल के अंदर, लेकिन हल्दी के रंग में वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो हमको पता है कि यदि नीला लिटमस किसमें बदल रहा है, लाल के अंदर, यदि नीला लिटमस किसमें बदल रहा है, लाल के अंदर, तो वो कौन सा विलयन होगा, वो होगा आपका अम्लीय, क्योंकि हमको पता है अम्ल है वो नीले लिटमस को किसमें बदल देते हैं, लाल के अंदर बदल देते हैं, तो वो वाला द्रव कौन सा होगा, अम्लीय होगा। नीला लिटमस यहाँ पर लाल हो रहा है जो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, वही लाल लिटमस और हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता जो अम्लीय पदार्थों के लिए सामान्य है, क्योंकि अम्लीय पदार्थ लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं दिखाएंगे और हल्दी के केस में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाएंगे। अतः जो आपका विलयन होगा जो नीले लिटमस को लाल बदल रहा है वो कौन सा विलयन होगा, वो आपका अम्लीय विलयन होगा। आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दिया गया है मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे दो अज्ञात विलयन दिए गए हैं, एक विलयन ए है एक विलयन बी है, दोनों में क्या है हमें कोई पता नहीं है, ताकि वह जांच कर सके कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। मान्या को विलयनों का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों। मान्या के पास दो विलयन है ए और बी, उसको नहीं पता कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। अब उसको यदि पहचान करनी है तो उसके लिए उसको कौन सा सूचक काम में लेना चाहिए। अब देखो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो उसके लिए उसको कौन सा सूचक काम में लेना चाहिए, घ्राण सूचक, जिसकी गंध, घ्राण सूचक कौन से सूचक होते हैं, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। जैसे मान्या ने यहाँ पर क्या किया है, प्याज के टुकड़े लिए हैं, मान्या ने क्या लिया यहाँ पर, प्याज के टुकड़े लिए हैं। देखो उत्तर, मान्या को घ्राण सूचक जैसे प्याज की पट्टियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आंखों पर मान्या की पट्टी बंधी है, इस वजह से वह रंग परिवर्तन को तो नहीं देख सकती, लेकिन गंध के परिवर्तन से वो पहचान सकती है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो जो घ्राण सूचक है वो गंध में परिवर्तन के आधार पर अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाने में मान्या को क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि प्याज की जो गंध है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम के साथ बदल जाती है। अतः मान्या को यदि ये पता करना है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है तो फिर उसको घ्राण सूचक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है डियर, चलिए उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग सफेद कागज पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है, और छिड़काव वाली बोतल में क्या लिया जा सकता है। विभिन्न संभावित संयोजनों के प्रयोग से प्राप्त लेखन के रंगों को एक तालिका में लिखिए। हमने स्टार्टिंग में पहला प्रश्न पढ़ा था कि जब विद्यार्थी मेले में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें एक सफेद कागज दिया गया था,
कुछ कुछ कागज के ऊपर कुछ मैसेज लिखा गया था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैसेज के ऊपर, कागज के ऊपर जैसे ही किसी द्रव का छिड़काव किया गया था वो मैसेज दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि कागज के ऊपर लिखने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं और उस पर छिड़काव के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं ताकि दोनों चीजें हमें दिखाई दे। तो देखो इसके लिए क्या संयोजन हो सकता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखो कागज पर लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कर सकते हैं साबुन के विलयन का, और छिड़काव के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, हल्दी के विलयन का, जिससे जो लिखा हुआ अक्षर है वो हमें लाल रंग के अंदर दिखाई देगा। फिर यदि लिखने के लिए हम बेकिंग सोडे के विलयन का उपयोग करते हैं तो छिड़काव के लिए भी हमें हल्दी के विलयन का काम लेना पड़ेगा। इससे लिखे हुए रंग का जो अक्षर है वो कौन सा दिखेगा, लाल रंग का। और यदि हम चूने के पानी का उपयोग लिखने के लिए करते हैं तो भी हमें छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे जो संदेश था, बधाई संदेश, वो लाल रंग का दिखाई देगा। तो इस तरह हमने जाना कि हम कागज के ऊपर लिखने के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग कर सकते हैं और छिड़काव के लिए भी अलग अलग रंगों का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग तरीके से वो लिखा हुआ संदेश है वो दिखाई देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखो, अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया है, मिश्रण का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। यदि इस मिश्रण में मैं बेकिंग सोडा मिला दूं तो क्या होगा, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो यहां पर मिश्रण का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि देखो जब अंगूर के रस को, है ना, अंगूर के रस को के साथ में हम क्या मिलाएंगे, लाल गुलाब का अर्क मिलाएंगे। तो लाल गुलाब का अर्क, अंगूर का रस कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि अंगूर स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं, तो अंगूर के अंदर अम्ल पाया जाता है। तो जब लाल गुलाब के अर्क को अंगूर के रस में मिलाया जाएगा तो वो कौन सा विलयन होगा, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन के अंदर गुलाब का रंग, लाल गुलाब का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब अम्ल के अंदर मैं बेकिंग सोडा मिलाऊंगा जो कैसा है, सारीय है, तो जब मैं अम्लीय विलयन के अंदर बेकिंग सोडा मिलाऊंगा तो वहां पर आपका जो विलयन का रंग है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा, क्योंकि लाल गुलाब का जो अर्क है वो सारीय विलयन में कैसा हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। डियर, तो हमने क्या किया, जब लाल गुलाब के अर्क को पहली बार अंगूर के रस में मिलाया तो हमें अम्लीय विलयन प्राप्त हुआ। इसका विलयन लगभग पीएच मान है वो लगभग 3 के आसपास होता है और वो लाल रंग का होता है। जब उसमें हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा मिलाने पर जो अंतिम मिश्रण बनेगा वो सारीय बनेगा, तो उसका रंग कैसा होगा, उसका जो रंग है वो हरा होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न कह रहा है, अश्विन ने अपनी दादी के जन्म दिवस पर संतरे के रस का उपयोग करके एक गुप्त संदेश लिखा। इसका उपयोग करके, संतरे के रस का उपयोग करके क्या किया, एक गुप्त संदेश लिखा। क्या आप संदेश को दृश्यमान करने में, यानी संदेश को दिखाने में दादी की सहायता कर सकते हैं? इसे दृश्यमान करने के लिए आप किस सूचक का उपयोग करेंगे वो आपको यहां पर बताना है। तो देखो संतरे का जो रस होता है, संतरे का रस वो कौन सा विलयन है, अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन है, अम्लीय विलयन है। तो हमको पता है कि जो गुलाब का अर्क होता है वो अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और सारीय विलयन में हरा हो जाता है। तो यहां पर देखो कि जो आपके अश्विन के द्वारा यहां पर संदेश संतरे के रस से लिखा गया था उसको यदि मुझे दिखाना है तो मैं यहां पर या तो गुलाब के अर्क का उपयोग कर सकता हूं या हल्दी पत्र का उपयोग भी कर सकता हूं, क्योंकि जो हल्दी पत्र है, हल्दी पत्र अम्ल के साथ रंग को नहीं बदलता है, लेकिन सारीय विलयन जैसे साबुन का विलयन छिड़कने पर जो हल्दी पत्र है वो लाल रंग का हो जाता है, जिससे आपका जो संदेश है वो क्या हो जाएगा, दृश्यमान हो जाएगा।
है ना। संदेश को दिखाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, हल्दी के रस का या हल्दी पत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि संतरे का रस अम्लीय है, वो हल्दी पत्र के साथ या हल्दी पत्र के रंग को नहीं बदलेगा। लेकिन जब जो आपका सारीय विलयन है, जैसे साबुन का विलयन, साबुन के विलयन का यदि हम छिड़काव करेंगे, है ना, तो हल्दी पत्र कैसा हो जाएगा, हल्दी पत्र है वो लाल हो जाएगा, जिससे आपका जो संदेश है वो दिखने लगेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें हम। प्रश्न संख्या 9, प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार किया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न कह रहा है कि एक प्राकृतिक सूचक आप कैसे तैयार कर सकते हैं जो अम्ल या सार की पहचान करने के लिए काम में लिया जा सकता है, आपको उदाहरण देकर समझाना है। देखो यहां पर प्राकृतिक सूचक को बनाने की विधि, हम किसको बना रहे हैं, लाल गुलाब के अर्क को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, लाल गुलाब के अर्क को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला चरण है लाल गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है और उनको अच्छे से धो लेना है। क्या करना है, लाल गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है और उनको अच्छे से धो देना है, जैसा आपको चित्र के अंदर दिख रहा है। दूसरा क्या करना है, खरल और मसूल से पंखुड़ियों को अच्छे से पीसना है, कुचलना है, जैसा कि स्टेप नंबर 2 दिख रहा है। खरल और मसूल से आपको पंखुड़ियों को अच्छे से क्या करना है, कुचलना है। तीसरा, कुचली हुई पंखुड़ियों को गर्म पानी में डालकर 5 से 10 मिनट तक रखना है। कुचली हुई पंखुड़ियों को क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी के अंदर रखना है। तीसरा चरण ये हो गया। चौथा चरण क्या है, फिर उस पानी को छान कर आपको पुष्प अर्क प्राप्त करना है, जो अम्ल और सारक के सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो और ये लाल गुलाब का जो अर्क है, ये अम्ल के साथ कौन से रंग का हो जाएगा, लाल रंग का, और सार के साथ कौन से रंग का हो जाएगा, हरे रंग का। इस तरह हम एक प्राकृतिक सूचक को घर पर तैयार कर सकते हैं, जो हमें अम्ल और सारक की पहचान करने में क्या करेगा, मदद करेगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की। देखो, आपको 3 द्रव पदार्थ दिए गए हैं, एक सिरका है, दूसरा बेकिंग सोडे का विलयन है, तीसरा शक्कर का विलयन है। क्या आप मात्र हल्दी पत्र का उपयोग करके पहचान कर सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन सारकीय है और कौन उदासीन है? व्याख्या कीजिए। तो देखो यहां पर हल्दी पत्र, जब हम सिरका के अंदर हल्दी पत्र को डुबाएंगे तो यहां पर कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, वो पीला का पीला ही बना रहेगा। जब हम हल्दी पत्र को सार के अंदर डुबाएंगे तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, लाल भूरा, या जो पट्टी का रंग है पीले से कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। और जब शक्कर के विलयन में डुबाएंगे तो वहां पर आपके पीली पट्टी के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, हल्दी पत्र से इनको हम पहचान सकते हैं, है ना, हल्दी पत्र से इनको हम पहचान सकते हैं। सिरका अम्लीय, ये हल्दी पत्र के रंग को नहीं बदलता, अतः जो हल्दी पत्र की पट्टी है वो पीली की पीली बनी रहेगी। फिर बेकिंग सोडा का विलयन, उसकी प्रकृति कैसी है, सारीय, वो हल्दी पट्टी को कैसा करेगा, लाल कर देगा। तीसरा शक्कर का विलयन उदासीन प्रकृति का है, तो वो भी हल्दी पट्टी के रंग को नहीं बदलेगा। अब अतः हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा सारीय है और कौन सा उदासीन है ना। तो इस प्रकार बेकिंग सोडा को लाल रंग में परिवर्तन से पहचाना जा सकता है, जबकि सिरका और शक्कर को अलग करने के लिए लिटमस पत्र की आवश्यकता ली जा सकती है, क्योंकि सिरका की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। तो हम सिरका और शक्कर के विलयन को पहचानने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 11, लाल गुलाब का अर्क द्रव एक्स को हरा कर देता है, द्रव एक्स की प्रकृति क्या होगी? जब द्रव एक्स में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो क्या होगा? देखो, लाल गुलाब का अर्क द्रव एक्स को हरा कर रहा है, इसका मतलब जो द्रव एक्स है वो कैसा विलयन है, वो सारीय विलयन है। यदि द्रव एक्स के अंदर में गुलाब का अर्क मिला रहा हूं तो वो कैसा बन रहा है, हरा, इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, सारीय है।
और जब इसमें आंवले का रस, आंवले के रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो जब इस सारीय विलयन में हम अम्लों को मिलाएंगे तो मिश्रण का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। क्योंकि लाल गुलाब का जो अर्क है वो अम्लीय विलयन में कौन सा रंग दिखाएगा? लाल रंग। तो जब हम अधिक मात्रा में आंवले का रस मिलाएंगे तो आंवले का रस मिलाएंगे तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और अम्लीय प्रकृति के अंदर जो लाल गुलाब का अर्क है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 12 की तरफ। निम्नलिखित प्रवाह चित्र में दी गई सूचनाओं का अवलोकन कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए और अधूरी जानकारी को पूरा कीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक उद्यान की कल्पना करो जिसमें पौधे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बगीचे की कल्पना करनी है जिसमें जो पौधे हैं वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लग रहा है कि बीमार है, मुरझे हुए हैं। मृदा की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो मृदा की प्रकृति है वो अम्लीय हो सकती है। और मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी हो सकती है? मृदा की प्रकृति है वो क्षारीय भी हो सकती है। तो मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जा सकता है? तो मृदा की प्रकृति का पता लगाने के लिए हम कौन से सूचक का उपयोग कर सकते हैं? तो हम लिटमस पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कर सकते हैं लिटमस पेपर का, या फिर किसका कर सकते हैं? लाल पत्ता गोभी का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना? या फिर गुलाब के अर्क का भी उपयोग हम कर सकते हैं कि भाई मृदा की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। इसके लिए लिटमस पेपर भी काम में ले सकते हैं, लाल पत्ता गोभी भी ले सकते हैं और गुलाब के अर्क को भी काम में ले सकते हैं। फिर अम्लीय मृदा का उपचार किससे होगा? अम्लीय मृदा का उपचार होगा चूने के पानी से, कि चूने का पानी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, है ना? तो आपके अम्लीय मृदा का उपचार किससे होगा? चूने के पानी से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और क्षारीय मृदा का उपचार किससे होगा? क्षारीय मृदा का जो उपचार है वो होगा कंपोस्ट खाद से। किससे होगा? कंपोस्ट खाद से, है ना? इस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखो मृदा की प्रकृति कैसी हो सकती है? मृदा की प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है और मृदा की प्रकृति क्षारीय भी हो सकती है। फिर मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए हम लाल गुलाब का अर्क, लिटमस पेपर या हल्दी पेपर का उपयोग कर सकते हैं। फिर यदि मृदा अम्लीय है तो अम्लीय मृदा के उपचार के लिए चूने का उपयोग किया जा सकता है, और यदि मृदा क्षारीय है तो जैविक खाद या कंपोस्ट का उपयोग किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय नंबर 2 अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रकार की क्लासेस की जानकारी, नोट्स सभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल गोविंद लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस की जानकारी समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।